नमस्कार दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। दिल्ली से छपने वाले अखबारों का बंडल मेरे हाथ में है। किस अखबार में क्या छपा क्या छिपा बताऊंगा। कुछ खबरें ऐसी हैं जो आप जानते हैं, कुछ खबरें ऐसी हैं जो शायद आपको उसके बारे में उतना विस्तार से नहीं पता होगा, वो आज बताऊंगा। और कुछ अपने मन की बात शुरू करूंगा आज गुवाहाटी की एक खबर से, क्योंकि उस खबर का रिश्ता दिल्ली की एक खबर से है। गुवाहाटी की खबर है, एक असमिया सीरियल को बैन लगाने की खबर, असमिया सीरियल पर पाबंदी लगाने की खबर है गुवाहाटी से। और दिल्ली में सुदर्शन टीवी पर जो एक कार्यक्रम चलने वाला था कल रात 8 बजे जिसका प्रसारण होने वाला था, उस कार्यक्रम को हाईकोर्ट ने रोका। वो कार्यक्रम नौकरशाही जिहाद था। उस कार्यक्रम का मकसद ये बताना था कि यूपीएससी की परीक्षाओं को पास करके जो मुस्लिम आते हैं, जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बनते हैं, वो एक साजिश का हिस्सा है। वहां मुसलमानों की घुसपैठ हो रही है यूपीएससी में। यह कार्यक्रम कल प्रसारित होने वाला था, हाईकोर्ट से रुका। 3 दिन तक उस कार्यक्रम के खिलाफ ट्विटर पर मुहिम चलती रही। उस कार्यक्रम के प्रसारण को रोकने की मांग होती रही। तमाम आईएएस और आईपीएस, सर्विंग आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स, आईजी रैंक के ऑफिसर्स ने उस कार्यक्रम को हेट स्पीच कहा, अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ कहा, उस कार्यक्रम को रोकने की मांग की। सुदर्शन टीवी के मालिक मुखिया सुरेश चौहान के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। कहीं कुछ नहीं हुआ तब जब दिल्ली हाईकोर्ट में जामिया के छात्र गए और हाईकोर्ट ने फिलहाल उस कार्यक्रम पर रोक लगाई। लेकिन इस कार्यक्रम को मैं गुवाहाटी से क्यों जोड़ रहा हूं, तो चलते हैं पहले गुवाहाटी। ये इंडियन एक्सप्रेस के 8वें पन्ने पर एक खबर है। ये खबर है, इसको मैं नीचे हेडलाइन आपको लगा रहा हूं। ये खबर क्या है आप देख पा रहे हैं। ये खबर है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट, असम पुलिस बैन्स टीवी सीरियल फॉर 2 months। असम पुलिस ने एक टीवी सीरियल को 2 महीने के लिए बैन कर दिया है, बंद कर दिया है। और ये टीवी सीरियल क्या था, ये बैन हो गया। असम में कितनी आसानी से बैन हो गया, जरा समझिएगा। एक सीरियल बैन हो गया। वो सीरियल क्या था? वो सीरियल रंगोली टीवी, जो वहाँ का लोकल टीवी है। ये सिर्फ एक्सप्रेस में मुझे खबर दिखी है। मैं थोड़ा गूगल सर्च करके कुछ अतिरिक्त जानकारी मैंने जुटाई, तो इस खबर में पता चला कि असम में 6 जुलाई से कोई सीरियल बेगम जान वहाँ प्रसारित हो रहा था। और उसके बाद उस सीरियल में जो एक्ट्रेस थी वो हिंदू लड़की थी और उसका दोस्त मुस्लिम था। यही उस सीरियल की एक कहानी है। उस कहानी पर आरोप लगाया गया, जो वहाँ हिंदू कट्टरपंथी संगठन हैं, उनकी तरफ से यह आरोप लगाया कि एक तरह से लव जिहाद है और ये लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। और उसके बाद कामरूप जिले में जो कंटेंट मॉनिटरिंग यूनिट है उसने जांच की, उस तक शिकायत पहुंचाई गई। हिंदू जागरण मंच की तरफ से जांच की और माना कि वाकई ये एक धर्म की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। मतलब हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, क्योंकि एक्ट्रेस हिंदू है और एक्टर मुस्लिम है। और उसके बाद असम के डीजीपी ने केबल एक्ट का हवाला देकर इस कार्यक्रम को बैन कर दिया। आप जरा समझिए। और उसके बाद क्या हुआ, वो एक्ट्रेस जिसका नाम प्रीति कोंगना है, प्रीति के खिलाफ मुहिम चली वहां के सोशल मीडिया पर। बेगम जान की अभिनेत्री हैं वो, उन्हें रेप की धमकी दी गई, तेजाब से नहलाने की धमकी दी गई, और जितनी भी तरह की धमकियां और गालियां होती हैं वो सब उस लड़की को दी गई जो एक्ट्रेस थी, क्योंकि वो उस बेगम जान नाम के सीरियल में काम कर रही थी जिसका एक्टर मुस्लिम था। और उससे उस लड़की और उस लड़के में दोस्ती थी। उस कहानी का कुछ हिस्सा मैं बताने की कोशिश करता हूं। पुलिस से प्रीति ने भी शिकायत की है, जो उसके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, उसे गालियां दी जा रही है, लेकिन उस पर अभी उसे जो ट्रोल किया जा रहा है, उसे धमकी दी जा रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब खबर क्या है, एक्सप्रेस में जो है, गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर एमपी गुप्ता ने रंगोली टीवी को केबल टीवी एक्ट, मैं हिंदी में बता रहा हूं जो एक्सप्रेस में छपा है, 1995 का हवाला देते हुए 2 महीने के लिए बैन कर दिया। ऑर्डर में कहा गया है कि यह सीरियल एक धार्मिक समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत कर रहा है, इससे हिंसा हो सकती है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई की गई। हिंदू जागरण मंच, ऑल असम ब्राह्मण यूथ काउंसिल, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ असम की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक शिकायत को जिला स्तर की मॉनिटरिंग कमेटी के सामने रखा गया। ज्यादातर लोगों ने इस सीरियल को धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला माना। 3 महीने पहले
कुछ जगह है 3 महीने पहले शुरू हुआ, कुछ जगह जुलाई के पहले हफ्ते में, जो भी है 3 महीने पहले सीरियल शुरू हुआ था, लेकिन जुलाई से हिंदू जन जागृति समिति ने आरोप लगाया कि लव जिहाद को प्रमोट किया जा रहा है इस सीरियल के जरिए, और बाइकॉट बेगम जान, बाइकॉट रंगोली टीवी, ये सब ट्रेंड कराया गया वहाँ। पुलिस ने केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट 1995 का हवाला देकर, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए पुलिस के पास अधिकार है किसी कार्यक्रम को बैन करने का, पाबंदी लगाने का, पुलिस ने उस अधिकार का इस्तेमाल इस मामले में किया और पाबंदी लगा दी। अब जरा देखिए, एक तरफ वहां सब में एक टीवी सीरियल को बैन कर दिया जाता है क्योंकि उसमें लड़की किरदार हिंदू है, लड़का किरदार मुस्लिम है, उस लड़की को लगातार ट्रोल किया जाता है, और दूसरी तरफ यहां सुदर्शन टीवी पर जो कुछ प्रसारित होने वाला था वो साफ साफ देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था, ऑटोनोमस बॉडी यूपीएससी पर सवाल था, जो मुस्लिम चुनकर आ रहे हैं, कड़ी प्रतियोगी परीक्षा है, उस पर यूपीएससी में घुसपैठ की बात कही जा रही थी। लोगों को डराया जा रहा था कि जामिया के ये जिहादी अगर आपके जिले के एसपी बन जाएं, अगर सभी मंत्रालयों के सचिव बन जाएं, तो देश का क्या हाल होगा। यही उनका प्रोमो था, यही ट्रेलर था, ये 3 दिन से चल रहा था, और इस प्रोमो को प्रधानमंत्री मोदी को टैग किया गया था, आरएसएस ओआरजी को टैग किया गया था, और डंके की चोट पर कहा जा रहा था ये कार्यक्रम हम दिखाएंगे। मैंने जैसा शुरू में कहा, बहुत सारे लोगों ने शिकायत की, ट्विटर पर 2 दिन तक मुहिम चली, सरकार की तरफ से चू नहीं, सरकार की तरफ से किसी कार्रवाई का कोई भरोसा नहीं। जबकि भारतीय पुलिस एसोसिएशन, इंडियन पुलिस एसोसिएशन, और मैंने कहा तमाम पुलिस अधिकारियों ने कहा कि किन किन धाराओं के तहत इसके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। केबल टेलीविजन रेगुलेशन एक्ट तो है ही, जिस एक्ट के तहत गुवाहाटी में एक सीरियल को बंद किया जा सकता है, एक टेलीविजन सीरियल को बंद किया जा सकता है क्योंकि एक किरदार हिंदू है, एक मुस्लिम है, दोनों में दोस्ती है और वहां धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। उसी केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट के तहत क्या यहां सीधे सीधे जो देश के बड़े समुदाय को आप एक तरह से चिन्हित कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, और चुने हुए आईएएस आईपीएस उन अधिकारियों की निष्ठा पर सवाल कर रहे हैं। और इस देश में अभी चुनाव आयोग के सीसी रहे हैं मुस्लिम, देश के राष्ट्रपति रहे हैं मुस्लिम, देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं मुस्लिम, देश के जजेस से लेकर क्या कितने नाम गिनाऊं, और उसके बाद आप उनकी निष्ठा पर सवाल करके एक प्रोग्राम बनाते हैं कि यूपीएससी में बैकडोर एंट्री हो रही है। और वो अगर ये बात करते हैं, दूसरी तरफ मुख्तार अब्बास नकवी, जो कल के वीडियो में भी मैंने कहा है, दूसरी तरफ मुख्तार अब्बास नकवी बीते 3 साल से हर बार जब यूपीएससी के नतीजे आते हैं, और 3 साल में कुछ संख्या बढ़ी है मुसलमानों की, हालांकि इस बार सिर्फ 42 है, 850, 900 में अगर 40, 42, 45, 50 आते हैं, 4 से 4.5%। मुख्तार अब्बास नकवी श्रेय देते हैं प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को, और ये शख्स जो प्रधानमंत्री के करीबी अपने दिखाने के लिए अपनी ट्विटर पर ऐसी तस्वीरें लगाता है, अमित शाह का करीबी दिखाने की कोशिश करता है, आरएसएस से अपने रिश्ते दिखाने बताने की कोशिश करता है, वो लगातार मुहिम चलता है, वो प्रोग्राम रुकता नहीं। अब ये जो गुवाहाटी की खबर है, इसमें यह है जो प्रीति कोंगकोना नाम है उनका, उन्होंने कहा है कि मुझे सोशल मीडिया के जरिए रेप की धमकी मिली। किसी भी आर्टिस्ट को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना आजकल ट्रेंड बन गया है, यह कष्टदायक है। और उसके बाद उसी लड़की ने कहा है कि मैंने सीरियल में हिंदू लड़की की भूमिका निभाई है। सीरियल की मेन कैरेक्टर जनमोनी मुश्किल में पड़ जाती है और एक मुस्लिम उसकी मदद करता है। फिर गांव में कोई अफवाह फैला देता है कि जनमोनी मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये बहुत दर्दनाक है जब लोग धारावाहिक देखे बिना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। स्क्रिप्ट में लव जिहाद जैसा कोई नहीं है, सांप्रदायिक एंगल नहीं है, लेकिन इसको इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। उसी तरह से जो रंगोली चैनल के सीएमडी हैं संजीव नारायण, उनका भी बयान देख रहा हूं मैं अभी किसी वेबसाइट पर कि लव जिहाद से, लालन टॉप है शायद, इस लव जिहाद से इस सीरियल का कोई लेना देना नहीं। हिंदू लड़की की कहानी है जो मुस्लिम इलाके में मुसीबत में पड़ जाती है और मुस्लिम व्यक्ति उसे बचाता है। हमारी कानूनी टीम इस मसले पर काम कर रही है। पहली बार है जब इस तरह की कार्रवाई की गई है। इस धारावाहिक में किसी भी धर्म के लिए अपमानजनक कुछ नहीं है। अब जरा सोचिए, एक सीरियल को क्योंकि उसमें लड़की हिंदू है, क्योंकि उसका लड़का मुस्लिम है जो किरदार है, उस दोनों की कहानी में क्योंकि दोनों की थोड़ी दोस्ती है, एक दूसरे को मदद करने जैसा प्लॉट है, मुस्लिम लड़के ने मुस्लिम लड़की की मदद की, इसलिए वहां लव जिहाद हो गया।
इसलिए उस सीरियल को रोकने के लिए ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया, इसलिए उस सीरियल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और इसलिए उस सीरियल के खिलाफ केबल रेगुलेशन एक्ट का हवाला देते हुए, उससे मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए असम पुलिस ने उस सीरियल को 2 महीने के लिए रोक दिया और उसी एक्ट को रद्दी की टोकरी में डालकर, डस्टबिन में डालकर यूपीएससी के खिलाफ, यूपीएससी से चुने गए मुस्लिम अधिकारियों के खिलाफ, यूपीएससी में मुस्लिम घुसपैठ जैसे नारे लगाते हुए पर्दाफाश की मुहिम का दावा करने वाला शख्स एक चैनल का मुखिया है। उस चैनल को भी लाइसेंस भारत सरकार केबल एक्ट के उन्हीं दिशा निर्देशों के तहत है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सूचना प्रसारण मंत्रालय चाहे तो 24 घंटे के भीतर नोटिस भेजकर कार्रवाई कर सकता है। पुलिस चाहे तो यूपी पुलिस, नोएडा में उनका ऑफिस है, उनके खिलाफ मामला दर्ज करके प्रोग्राम के प्रसारण पर यूपी पुलिस पाबंदी लगा सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि सवाल है रिश्तों का, सवाल है सरकार तक पहुंच का, सवाल है विचार का, उस विचार का जिस विचार का रिश्ता सुदर्शन टीवी और सत्ता में बैठे लोगों के बीच है। तो चलिए, ये इसलिए मैंने इस पर थोड़ी तल्खी से बात की, क्योंकि एक सीरियल को रोकना, सिर्फ इस आधार पर आप खुद फैसला करिए और थोड़ा रिसर्च करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कहानी क्या है और क्या ये मामला रोके जाने लायक था। और अगर था तो उससे बड़ा अपराध, उससे बड़ा गुनाह, उससे खतरनाक मुहिम यहां चलाई जा रही थी सुदर्शन टीवी की तरफ से, जिसे हाईकोर्ट ने रोका। कुछ अखबारों में पहले पन्ने पर वो खबर है, कुछ ही अखबार में, पहले पन्ने पर तो शायद नहीं ही है, एक आध अखबार में, हिंदू में है, द हिंदू में पहले पन्ने पर है और ज़्यादातर जगह भीतर में कहीं कहीं छपी है, चिटपुटी छपी है, ज़्यादा नहीं छपी है। हाँ, पहले पन्ने पर द हिंदू में ये खबर छपी है, HC स्टेज एयरिंग ऑफ शो ऑन मुस्लिम कंस्पिरेसी, ये हिंदू ने पहले पन्ने पर खबर छापी है। मैंने वीडियो कल बनाया है, आप में से जिन साथियों ने नहीं देखा है वो वीडियो ज़रूर देखें। बीच में मैं बोल रहा हूँ, जिन साथियों ने अजीत अंजुम के नाम से मेरा ये YouTube चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करेंगे। मेरा फेसबुक पेज है, उस पेज पर भी ये वीडियो डालता हूँ। कुछ लोग बिना मुझसे पूछे, बिना मुझसे बात किए अपने फेसबुक पेज पर मेरा वीडियो डाल रहे हैं, उनसे आग्रह है ऐसा ना करें। और अगर वीडियो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले मुझसे बात करें, क्योंकि फिर लीगल ऑप्शन है अगर आप बिना मुझसे पूछे हुए मेरे वीडियो का इस्तेमाल करेंगे तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्त। लव जिहाद का चूंकि जिक्र आया, इसलिए एक खबर का और जिक्र। ये खबर है एक्सप्रेस में ही, पेज नंबर 8 पर, उसी पन्ने पर। खबर क्या है? योगी आस्क्स यूपी ऑफिशियल टू स्टॉप लव जिहाद एज पुलिस से केसेज राइजिंग। ये हेडिंग है कि योगी जी ने यूपी पुलिस को कहा है कि लव जिहाद के मामले यूपी में बहुत बढ़ रहे हैं, इसलिए इसे रोका जाए। और खबर क्या है? मौलश्री सेठ की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में है कि योगी ने यूपी में लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। आरोप है कि मेरठ, कानपुर, लखीमपुर खीरी में लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धोखाधड़ी उनके साथ धोखाधड़ी होती है। कानपुर में कुछ अंतर धार्मिक विवाह हुए। कानपुर में कहा जा रहा है कि शादी के बाद हिंदू लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, यह आरोप है इसमें है। अब जरा सोचिए, यूपी में हत्या, बलात्कार, हिंसा, सरेआम गोली मारना, गोलियों से भूनने की खबर हर रोज आ रही है। कल भी आई, परसों भी आई, किसी भी दिन का सर्च कर लीजिए। पत्रकार तक को गोली मार दी गई, प्रधान को गोली मार दी गई, प्रधान के परिवार को 4 लोगों को कासगंज में पिछले महीने, अभी एक जिले में प्रधान को, सतमेव जयते नाम था, दलित प्रधान को गोली मार दी गई। हर शहर में इस तरह की अपराध की घटनाएं हर रोज। हालांकि यूपी पुलिस ने दावा किया कि अपराध के आंकड़े कम हैं, उनके लिए हर शख्स की मौत, हर कत्ल एक आंकड़ा है। उस आंकड़े में अगर कम है तो पीठ थपथपाने की वजह है। यहां अपराध बेकाबू हो रहे हैं। जहां विकास दुबे जैसा गैंगस्टर पनपता रहा कि उसने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी, जहां कानपुर में एक शख्स की किडनैपिंग में पुलिस वाले फेल रहे, 1 महीने तक लाश नहीं मिली और वहां फिरौती की रकम तक अदा करने के आरोप लगे, जहां एक पत्रकार को गोली मार दी गई, गाजियाबाद में वो पुलिस को फोन करता रहा और पुलिस मदद पर नहीं आई, जहां कासगंज में एक प्रधान के परिवार के 4 लोगों को सरेआम गोली मार दी गई, जबकि वो भी पुलिस से शिकायत कर रहे थे कि मेरी जान को खतरा है। ऐसी कहानियां बनारस से लेकर बलिया तक, गोरखपुर से लेकर कासगंज तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, यूपी की बात कर रहा हूं।
हर रोज ऐसी खबरें आ रही है। मैं उन खबरों को अगर पढ़ना शुरू करूं तो 1 घंटे का वीडियो सिर्फ यूपी में अपराध की जितनी घटनाएं बीते 2 महीने में हुई है उस पर बन सकती है। लेकिन सवाल उठता है उस पर कार्य योजना बनाने के कार्य योजना बन रही है लव जिहाद को कैसे रोका जाए, क्योंकि लव जिहाद का क्या मतलब होता है आप समझते हैं, इसमें क्या एंगल होता है, क्या मकसद होता है, शायद आप ये भी समझते होंगे। योगी सरकार आई थी तो एक स्क्वाड बना था, उस समय भी यही था जो कथित तौर पर छेड़खानी को रोकने के लिए था, लेकिन मकसद उसका क्या था। खैर, इसमें खबर यह है कि कानपुर में भी कुछ विवाह हुए और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार का बयान है कि यूपी में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अधिकारियों को ऐसी घटनाएं रोकने के लिए प्लान बनाने को कहा है। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्लान बनाना है। यूपी में अपराध बेकाबू है, लेकिन प्लान इसके लिए बन रहा है। अपराध इस कदर बेकाबू है कि बीजेपी के नेता तक शिकायत कर रहे हैं, बीजेपी के विधायक तक शिकायत कर रहे हैं। खैर, यह भी कहा गया कि विस्तृत कार्य योजना बनाकर बताएं कि इसे रोकने के लिए क्या नए कानून की जरूरत है। लखीमपुर खीरी के मामले का जिक्र किया गया है इसी एक्सप्रेस की खबर में। मैं फिर हिंदी बता रहा हूं, ये बार बार मैं आपको बताता हूं क्योंकि मैं इन खबरों का पहले अनुवाद कर लेता हूं ताकि एक धारा प्रवाह ढंग से मैं आपको पूरी खबर बता दूं, क्योंकि अंग्रेजी पहले और हिंदी तो वक्त ज़्यादा लगेगा। एक नाबालिग लड़की का रेप करके हत्या कर दी गई थी। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने दिलशाद नाम के एक लड़के को हत्या और रेप के आरोप में गिरफ्तार किया। गौर से सुनिएगा, लड़की के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि वो दिलशाद के संपर्क में थी। अब चूंकि लड़की के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि वो दिलशाद के संपर्क में थी, दिलशाद ने उस लड़की का बलात्कार किया और उसके बाद हत्या कर दी, तो अब यह लव जिहाद है। ये एक अपराध का मामला है, उसे चाहे उम्र कैद हो चाहे फांसी हो, जो भी कायदे कानून के हिसाब से, जिन धाराओं के हिसाब से 302 से लेकर और जो भी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जो भी मामले हों और उसके तहत जो भी सजा हो, लेकिन क्या ये लव जिहाद है? और ऐसे एक मामले को लेकर या 2 मामले या 4 मामले को लेकर क्या फिर इसको लव जिहाद कह सकते हैं? और अगर हिंदू मुस्लिम का रिश्ता, हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की दोस्ती, हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी, अगर ये लव जिहाद है तो आपको शायद पता होगा कि बीजेपी के जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनकी पत्नियां भी हिंदू हैं, चाहे शहनवाज हुसैन हो और कुछ नाम ले सकता हूं, उन सब की पत्नियां हिंदू हैं। तो क्या उन्होंने लव जिहाद किया था? और अगर आप अतीत में जाएंगे तो लंबी लिस्ट है। खैर, लेकिन चूंकि लव जिहाद एक एंगल है, लव जिहाद एक राजनीति है, लव जिहाद एक धर्म को टारगेट करके एक दूसरे धर्म की तुष्टिकरण का तरीका है, लव जिहाद का नाम लेते ही हिंदू सेंटिमेंट, हिंदू हृदय सम्राट की कुर्सी पर बहुत मजबूती से आप स्थापित होते हैं और काम की चीजें जो मुद्दे हैं वो पीछे चला जाता है, क्योंकि एक कवच की तरह पूरा हिंदू ट्रोल आर्मी आपके आगे खड़ा होता है कि योगी जी देखो लव जिहाद के खिलाफ आ गए, लेकिन योगी जी देखो यूपी में कानून का राज क्या हाल है। चलिए, तो ये एक लव जिहाद का मामला है और इसलिए मैंने इसका जिक्र किया क्योंकि लव जिहाद लगातार एजेंडा रहा है और अब चुनाव का समय है, लव जिहाद की खबरें और ज़्यादा आएगी। अभी बंगाल में जब चुनाव का वक्त आएगा तो लव जिहाद की और खबरें आएगी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो लव जिहाद बड़ा मुद्दा होगा। बेरोजगारी, गरीबी, कानून व्यवस्था, अनएम्प्लॉयमेंट, कोरोना में जो इतना हुआ, उन सबसे बड़ा मुद्दा अचानक किसी दिन आपको दिख सकता है लव जिहाद। और चैनल पर लव जिहाद पर पता चला कि कई दिन तक डिबेट होने लगेगा, आपको घंटों चैनलों पर, न्यूज चैनल पर डिबेट दिखेगा लव जिहाद पर। कितनी बड़ी समस्या देश की लव जिहाद है, ये मीडिया आपको दिखाने की कोशिश करेगा। जैसे 2 महीने से सुशांत केस आप दिन रात वही कवरेज देख रहे हैं। एक रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू के बाद जैसे ही उसने इंटरव्यू दिया, कैसे तमाम लोग उसके खिलाफ हो गए। कुछ खबरें उसके हवाले से है। अगर एक पक्ष, अगर सुशांत राजपूत के पिता, परिवार के लोग, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे 50 बार या हो सकता है 100 बार इंटरव्यू देकर रिया को कातिल, रिया को अपराधी, रिया को कंस्पिरेटर, रिया को न जाने क्या क्या कह सकते हैं और तमाम लोग उसको सीधे तौर पर एक तरह से लिंच कर चुके हैं, तो क्या रिया को अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं है? और रिया का पक्ष जिन पत्रकारों ने लिया उनको, उनकी सोशल मीडिया पर लिंचिंग हो रही है कि उन्होंने बड़ा गुनाह किया। अरे भाई, तो कानून भी कहता है कि दोनों पक्ष को सुना जाना चाहिए। अगर मीडिया ट्रायल होते होते 2 महीने तक यहां पहुंचा तो दूसरे पक्ष की भी आवाज आनी चाहिए, और जब आवाज आई तो फिर उसके खिलाफ मुहिम चल रही है, उन पत्रकारों के खिलाफ भी मुहिम चल रही है, चैनल के खिलाफ तो चल ही रही है। और एक चैनल के मुखिया चीख कर जिस हद तक कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है दौरा पड़ गया उनको,
क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने कुछ चैनल को इंटरव्यू दे दिया और उनकी जो थ्योरी है, जज जूरी बनकर जो अदालत में रोज फैसला सुना रहे, उस पर उन्होंने उस रिया चक्रवर्ती ने सवाल खड़े किए। सवाल ये नहीं है कि रिया गुनाहगार है या नहीं, इसका फैसला अब सीबीआई जांच कर रही है। अगर गुनाहगार होगी गिरफ्तारी होगी, हालांकि गिरफ्तारी से गुनाह साबित नहीं होता। अदालत में कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, दलीलें होगी, उसके बाद जिसको अगर वो गुनाहगार है उसे जितनी बड़ी सजा मिलनी है मिलेगी। लेकिन उसके पहले उसे आप गुनाहगार साबित कर दें, उसे आप कातिल साबित कर दें, उस पर सारे इल्जाम, सारे आरोप साबित कर दें, और जब वो अपनी बात कहे तो आपको बौखलाहट हो जाए, आपको दौरे पड़ने लगे। चलिए, ये एक मीडिया की भूमिका है। उसके बाद जो कुछ और खबरें हैं दोस्तों, एक बड़ी खबर, बाकी खबरों, चूंकि कुछ खबरें आप जानते होंगे यूजीसी और एनईटी वाली खबरें, इसलिए उस पर पीछे कम बात कर रहा हूं। आपको पता होगा कि 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दरवाज़ा खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से जो रुख और रवैया, कल सुप्रीम कोर्ट ने ये, जैसे नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, जो रवैया है, बिना फाइनल एग्ज़ाम दिए नहीं मिलेगी डिग्री, बिना फाइनल एग्ज़ाम दिए नहीं मिलेगी डिग्री, ये अगर कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इससे ये बात लग रही है साफ, और ये भी कह दिया कि किसी राज्य को लगता है कि महामारी के कारण वो तय तारीख तक एग्जाम नहीं करा सकता, तो उसे नई तारीख के लिए यूजीसी से ही संपर्क करना पड़ेगा। यूजीसी ही नई परीक्षाओं की तारीख तय करेगा, राज्य को उसी गाइडलाइंस पर फाइनल परीक्षाएं करानी होगी। और साथ में ये भी कहा है कि राज्य सरकारें कोरोना काल में खुद से एग्जाम कैंसिल कराने का फैसला नहीं कर सकती। ये नवभारत टाइम्स की भी हेडलाइन है, ये अमर उजाला की भी हेडलाइन है। अंतिम वर्ष के छात्रों को बिना इम्तहान नहीं मिलेगी डिग्री, और इसमें भी यही कहा है महामारी के चलते स्थगित कर सकते हैं राज्यों को अगर ऐसा लगता है, लेकिन राज्य यूजीसी से संपर्क करे। आपको पता होगा दिल्ली, महाराष्ट्र और उड़ीसा के सरकारों ने विरोध किया था कि अभी इस परीक्षा को टाला जाए, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा का वक्त है। यही जो हेडलाइन है, ये दैनिक हिंदुस्तान की भी यही हेडलाइन है, बिना परीक्षा प्रोन्नत नहीं हो सकेंगे अंतिम वर्ष के छात्र। और नीचे वही है कि नीट और जेई के जो छात्र हैं वो या प्रदर्शन कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं, और 7 राज्यों के मुख्यमंत्री या 7 राज्यों की सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। मोटे तौर पर इस खबर के बारे में आप सब परिचित होंगे। अब एक ज़रूरी खबर मैं आपको बताने वाला हूँ। 7 राज्य पहुँचे सुप्रीम कोर्ट, ये खबर आप सब लोग परिचित होंगे चूंकि इस खबर पर हर रोज बात हो रही है। अब एक जरूरी खबर, एक खबर आज छपी है, 2 अखबार में छपी है। एक तो टेलीग्राफ में छपी है, टेलीग्राफ की लीड मैं दिखा दे रहा हूं। लीड मतलब पहले पन्ने पे टॉप में है, ये आप टेलीग्राफ की खबर आप देख पा रहे हैं। ये हेडलाइन है टेलीग्राफ की, हेट स्पीच ऑन फेसबुक। और ये जो टेलीग्राफ ने खबर छापी है, ये खबर अमेरिकी मैगजीन, प्रतिष्ठित मैगजीन है द टाइम के हवाले से है। और द टाइम ने फिर से एक बड़ी स्टोरी की है, दुनिया की चर्चित पत्रिकाओं में से एक है टाइम। टाइम ने एक बड़ी स्टोरी की है, वॉल स्ट्रीट की स्टोरी। खबर आपको याद होगी कि वॉल स्ट्रीट ने, WSJ ने बताया था अपनी रिपोर्ट के जरिए कि फेसबुक पर बीजेपी से जुड़े MLA या MP या नेता अगर हेट स्पीच पोस्ट करते हैं, वीडियो पोस्ट करते हैं, तो फेसबुक के अधिकारी नज़रअंदाज करते हैं। और नज़रअंदाज करें इसका निर्देश बिना घोषित किए या बिना लिखे अलिखित निर्देश जो इंडिया की पॉलिसी डायरेक्टर हैं आँखी दास, उनकी तरफ से है। क्योंकि उनकी तरफ से कहा जाता है, कहा गया था कि अगर जो हिंदू फैनेटिक हैं या जो हिंदूवादी नेता हैं, उनके हेट स्पीच अगर हटाते हैं, उनके पोस्ट को अगर डाउन करते हैं, तो सरकार से रिश्ते खराब होंगे, बिजनेस इंटरेस्ट पर चोट पहुंचेगी। ये वॉल स्ट्रीट ने छापा था। टाइम ने, अमेरिकी मैगजीन ने उसी स्टोरी को आगे बढ़ाया है। टाइम ने जो छापा है उसका ग्राफिक टेक्स्ट तो लगा रहा हूं, उसी को टेलीग्राफ ने छापा है। उसी खबर को टाइम मैगजीन के हवाले से टेलीग्राफ ने ये लीड लगाई है। और इसने लिखा है, पहला पैराग्राफ ही टाइम का ये है कि NGO आवाज़ है कोई, उसने 2009 में फेसबुक के एक MLA, असम से MLA हैं, उनकी हेट स्पीच की शिकायत की थी कि बांग्लादेशियों को कैसे उस MLA ने बलात्कारी कहा और बहुत सारी चीज़ें कही। और उसके बाद शिकायत की थी, और उसके बाद इस शिकायत के बाद एक आवाज़ के प्रतिनिधि के साथ फेसबुक के जो इंडिया पॉलिसी डायरेक्टर थे आँखी दास के पहले, शिवनाथ ठोकराल, NDTV के चर्चित एंकर और जर्नलिस्ट रहे। कुछ साल पहले उन्होंने NDTV छोड़ दिया और उसके बाद
अभी व्हाट्सएप के इंडिया पॉलिसी डायरेक्टर हैं, उसके पहले फेसबुक के थे और उसके पहले बीजेपी से उनके करीबी रिश्ते थे। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी की 2014 के दौरान चुनाव कैंपेन के लिए जो पेजेज चल रहे थे, कुछ सैरोगेट पेज भी थे, उसको भी संचालित कर रहे थे और बीजेपी की मदद भी कर रहे थे सोशल मीडिया को मैनेज करने में। खैर, तो ये कहा गया कि उसी आवाज़ के साथ, आवाज़ के नुमाइंदों के साथ फेसबुक की एक मीटिंग हो रही थी जिसमें इसी तरह की शिकायतें थी। बीच मीटिंग में ही पॉलिसी डायरेक्टर शिवनाथ ठुकराल चले गए थे क्योंकि उन्हें शायद ये बात जमी नहीं। और शिवनाथ ठुकराल और बीजेपी के रिश्तों के बारे में विस्तार से इस रिपोर्ट में, टाइम की इस रिपोर्ट में जिक्र है। फेसबुक ज्वाइन करने से पहले शिवनाथ ठुकराल कैसे बीजेपी के कैंपेन करने वाले पेज को संचालित करते थे पर्दे के पीछे, या जैसे भी कहें। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि आवाज़ ने 213 ऐसे हेट स्पीच के बारे में रिपोर्ट किया फेसबुक को। बहुत जद्दोजहद के बाद 96 पोस्ट हटाई गई, जबकि हेट स्पीच की पोस्ट करीब 1 लाख बार शेयर की गई। 5.4 मिलियन बार, मतलब ये हो गया 54 लाख बार देखा गया। और इसी में ये भी है, टाइम की बहुत लंबी रिपोर्ट है, मौका मिले तो पढ़िएगा, मेरे ट्विटर हैंडल पर भी है। फेसबुक और व्हाट्सएप के भारत में बिजनेस इंटरेस्ट हैं, इसलिए फेसबुक सरकार से जुड़े, सरकार के विचार से जुड़े जो नेता हैं उनके हेट स्पीच को फेसबुक कैसे नज़रअंदाज करता है, इसी को बहुत विस्तार से टाइम ने फिर छापा है, जैसे WSJ ने तब छापा था। और इसमें यह भी कहा है कि शिवनाथ ठुकराल, जो तब फेसबुक के इंडिया पॉलिसी डायरेक्टर थे, 2017 में उन्होंने ज्वाइन किया। टाइम ने छापा है कि ज्वाइनिंग की वजह भी, उन्हें हायर भी इसलिए किया था फेसबुक ने क्योंकि सत्ताधारी दल से उनके अच्छे रिश्ते थे। यही वजह है कि मार्च में उन्हें व्हाट्सएप का पॉलिसी डायरेक्टर बना दिया गया और बड़ी भूमिका दी गई क्योंकि सत्ता से उनके रिश्ते थे। और इस रिपोर्ट में लब्बो-लुआब ये है कि फेसबुक और व्हाट्सएप टॉप पर ऐसे अधिकारियों को रखता है जिनके पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छे हों, क्योंकि उनका काम सरकार से नेटवर्किंग करके फेसबुक के हितों की रक्षा करना है। इसी में है कि भारत फेसबुक के लिए सबसे बड़ा बाजार है। ये तो आप जानते हैं कि 33 करोड़ लगभग फेसबुक यूजर हैं, 40 करोड़ लगभग व्हाट्सएप यूजर हैं, 50 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं, उसमें से 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। 2014 के बाद आंखी दास ने एक लेख में भी लिखा था, मोदी क्यों जीते, और इसमें फेसबुक कैंपेन को कैसे शामिल किया गया, इसका भी जिक्र किया था आंखी दास ने, इसका भी जिक्र है इस रिपोर्ट में। फेसबुक और व्हाट्सएप कैसे हेट स्पीच को बढ़ावा देता है, कैसे जो गौरक्षा के नाम पर लिंचिंग या उस तरह के जब वीडियो शेयर होते हैं उस वीडियो को डाउन किया जाना चाहिए कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत, लेकिन डाउन नहीं किया जाता है। एक साल तक वो वीडियो पड़े रहते हैं तमाम शिकायतों के बाद। ये एक लंबी स्टोरी इसने टाइम मैगजीन ने छापी है। इस स्टोरी के जरिए एक बार फिर बताने की कोशिश की गई है कि सरकार से नाराजगी फेसबुक नहीं ले सकता है और लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसके बिजनेस इंटरेस्ट है। इसलिए उसने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया है। अब भारत में व्हाट्सएप का जो जैसे पेटीएम है उस तरह से कुछ व्हाट्सएप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाला एक प्लेटफॉर्म भी क्रिएट करना चाहता है। इसमें भी सरकार से उसकी रजामंदी, सरकार से क्लियरेंस चाहिए। ये जिम्मेदारी भी शिवनाथ ठुकराल की और फेसबुक के उन अधिकारियों की है जिन पर आरोप है कि उन्होंने कहा आंखें मूंद कर रखो अगर बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच को हटाने की शिकायत आती है तो। ये लिखा है, इसी में खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया में, इसी को आगे बढ़ाते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर, जिसमें खबर है कि बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया ने, अमित मालवीय ने फेसबुक के स्टाफर की शिकायत की थी कि वो स्टाफर है जो बीजेपी के प्रति जिसका पूर्वाग्रह है। और इसमें विस्तार से खबर है। अब आपको पता होगा कि जो आईटी की जो स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी कमेटी, जिसके अध्यक्ष शशि थरूर हैं, उसकी मीटिंग होनी है। उस मीटिंग में फेसबुक के अधिकारियों को तलब किया गया है और उस मीटिंग में तलब न किया जाए इसको लेकर पहले बीजेपी के सांसद, जिसमें निशिकांत दुबे खास तौर से थे, राज्यवर्धन राठौर जो आईएनबी मिनिस्टर थे, उन्होंने काफ़ी हंगामा किया। बहुत सारे लोगों का विरोध था कि क्यों बुलाया जाए, ज़रूरत नहीं है इसमें फेसबुक के अधिकारियों को बुलाने की। और इस पर सवाल उठा कि अगर फेसबुक के अधिकारियों को बुलाया जा रहा है WSJ की रिपोर्ट के हवाले से और सम्मन अगर संसद की स्थायी समिति कर रही है तो बीजेपी को क्या दिक्कत है? जवाब उनको देना, आप भी पूछिए, लेकिन सवाल उनसे पूछा जाना है, जवाब उनको देना है। सवाल पूछना स्थायी समिति के अध्यक्ष को और समिति के सदस्यों को, और बेचैन परेशान बीच में कूद उछल रही है बीजेपी या बीजेपी के सांसद।
खैर, अब वो होनी है मीटिंग। इसी में खबर है कि वो मीटिंग काफ़ी हंगामे वाली हो सकती है और कांग्रेस पैनल ने कैसे उन लोगों को बुलाया है, और ये सब एक खबर है। तो एक ये खबर है, उसके बाद एक दिलचस्प खबर बताता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ। एक भास्कर में खबर है और करप्शन कैसे पाकिस्तान में होता है, उसकी बहुत दिलचस्प कहानी है। पता नहीं आपने नहीं पढ़ी हो तो पढ़िएगा। सबसे पहले आज खबर मैंने वही पढ़ी, आज का भास्कर। ये भास्कर में है, अंतिम पेज पर। बहुत दिलचस्प स्टोरी है ये। उसके बाद मैं आऊँगा पहले पेज की, अगर कोई खबर छूट रही है। अंतिम पेज पर है ये खबर, आप देख पा रहे हैं। हेडिंग क्या है? इमरान सरकार के लाडले जनरल ने सेना में रहते 99 कंपनियां और 133 रेस्टोरेंट बनाए, 4 देशों में फैलाया 382 करोड़ का कारोबार। जरा सोचिए, पाकिस्तान में सेना में इतना करप्शन है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। भयंकर करप्शन है। सारे सैन्य अधिकारी अरबपति होते हैं, बिचौलियों से उनके रिश्ते होते हैं। करप्शन सेना में हथियारों की खरीद के नाम पर, चूंकि पाकिस्तान बहुत खर्च करता है खरीद के नाम पर, और भी कई तरह के गोरख धंधे, आतंकवादियों से उनके रिश्ते, अफगानिस्तान के अलग अलग संगठन से रिश्ते। दाऊद वहाँ है, आपको पता होगा, दाऊद के रिश्ते ISI और सेना के अधिकारियों से हैं। और ऐसे जो आतंकी संगठन हैं जो प्रतिबंधित हैं या जो खुलेआम प्रतिबंध के बावजूद वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, उनसे रिश्ते। लेकिन ये खबर क्या है? इसमें एक वेबसाइट ने फैक्ट फोकस के मुताबिक जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे बाजवा, उनके बारे में सेना के बहुत दिलचस्प है। सेना के है पाकिस्तान का, पाकिस्तान में आप लोगों की भी दिलचस्पी है इसलिए बता रहा हूँ। सेना में रहने के दौरान 99 कंपनियां और 133 रेस्टोरेंट बना लिए। उनका अरबों का कारोबार है जो पाकिस्तान, अमेरिका, UAE और कनाडा में फैला है। वाजपा के इस काम में उनका परिवार शामिल है और अभी फिलहाल वो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के चेयरमैन है। हालांकि उस पद से उन्हें हटाने की बात की जा रही है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि वाजवा के भाई नदीम वाजवा पिज्ज़ा रेस्तरां में डिलीवरी ड्राइवर के रूप में करियर की शुरुआत उन्होंने की थी, और अब उनके भाई और असीम वाजवा की पत्नी 99 कंपनियों की मालकिन है। इनके पास पिज़्ज़ा कंपनी के 133 रेस्टोरेंट, जहां वो डिलीवरी ड्राइवर थे, अब वो 133 रेस्टोरेंट के मालिक हैं, जिनकी कीमत करीब 292 करोड़ है। 99 कंपनियों में 66 मुख्य कंपनियां हैं और 33 ब्रांच कंपनी, और उसके बाद 382 करोड़ रुपए का और कहाँ इन्वेस्ट किया है, बिजनेस को विकसित करने के लिए क्या किया है, अमेरिका में संपत्तियां खरीदी है, और कैसे असीम वाजवा के जो छोटे भाइयों ने 2002 में पहली बार पापा जॉन पिज़्ज़ा रेस्तरां खोला, और उसके बाद कैसे वो बढ़ते चले गए। और उस समय ये फ़ौज में थी, पहले ये जो वाजवा फ़ौज में थे और पहले लेफ्टिनेंट कर्नल थे परवेज मुशर्रफ के समय, और बाद में तरक्की करके बने। तो ये देखिए वहाँ के सेना में करप्शन की कहानी। एक आपको पता होगा, शिंजो आबे का इस्तीफ़ा हो गया है बीमारी की वजह से। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया था, ये आपको पता होगा। रिया की खबरें कुछ जगह है, जो रिया ने इंटरव्यू में कहा है कि सुशांत ने दवाई लेनी बंद कर दी थी जून की शुरुआत में, जो कुछ कहा, और उसके बाद डॉक्टर और उन सब के हवाले से खबरें हैं। एक खबर जो कांग्रेस की है, जो अमर उजाला में पहले पन्ने पर है और भास्कर में है। ये खबर कांग्रेस की अंदरूनी कलह और कांग्रेस की कहानी दर्शाने के लिए है। पहले पन्ने पर है भास्कर में। ये हेडिंग है, पार्टी में चुनाव नहीं हुआ तो कांग्रेस 50 साल विपक्ष में बैठेगी, गुलाम नबी आज़ाद। और यही खबर अमर उजाला के पहले पन्ने पर है। कांग्रेस में चुनाव नहीं हुए तो 50 साल विपक्ष में बैठेगी, और आज़ाद की अपनी नाराज़गी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनिंदा लोगों के पास अध्यक्ष पद रहने से पार्टी में उठी असंतुष्टि की लहर खतरनाक हो सकती है। और उसके बाद आज़ाद उन्हीं 23 नेताओं में थे या हैं जिन्होंने दस्तखत करके सोनिया गांधी को पार्टी के ढांचे में टॉप टू बॉटम आमूलचूल परिवर्तन करने, चुनाव कराने और संगठन का एक ढांचा बनाने और एक्टिव प्रेसिडेंट चुनने के लिए चिट्ठी लिखी थी, जिस पर काफ़ी बवाल हुआ था। कार्य समिति में उनकी काफ़ी घेराबंदी हुई थी। उसी में कहा गया राहुल के हवाले से कि राहुल ने कह दिया ये लोग बीजेपी के एजेंट हैं, जिस पर गुलाम नबी भी नाराज हुए थे। उन्होंने इस्तीफे तक की बात कह दी थी। कपिल सिब्बल नाराज हुए थे। बाद में कपिल सिब्बल ने पहले ट्वीट किया, फिर ट्वीट विड्रॉ किया, और वो अभी जो आंतरिक झगड़ा है वो अभी चालू है, वो अभी थमा नहीं है। तो ये इस बार इन्होंने खुल के कह दिया कि नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष को 1% लोगों का भी समर्थन ना हो, ये हो सकता है। इसलिए अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए और चुन के तय होना चाहिए कि संगठन में प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हर पद पर चुनाव हो। ये खबर है।
उसके बाद एक खबर भास्कर में ही है, मास्क नहीं पहनने वाले यात्री पर प्रतिबंध लगा सकती है कंपनियां, फ्लाइट में जाएं तो मास्क जरूर पहने। एक खबर उसके बाद है एक्सप्रेस की पहले पन्ने पर, जो मैं शुरू में बता नहीं पाया। ये पहले पन्ने पर एक खबर है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, ये पहले पन्ने पर एक खबर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस बात को एक्सप्लोर कर रहा है, जो पहले से कई बार बात हो रही है ना, बीजेपी चाहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो कैसे हो सकता है, इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बैठक हुई है और बैठक में एक्सप्लोर करने की कोशिश हो रही है कि क्या चुनाव की प्रक्रिया में कोई फेरबदल करके ऐसा कोई रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि इससे चुनाव पर बहुत खर्च होता है, बहुत उथल पुथल, क्योंकि हर समय हर साल कुछ कहीं न कहीं 2, 4, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे होते हैं। तो इसको लेकर बैठक हुई है, जिसमें संविधान के आर्टिकल 243K और 243ZA में संशोधन करके देश में सभी चुनाव एक साथ कराने के लिए मतदाता सूची बनाने के विकल्प पर चर्चा हुई है और इसमें पीएमओ के अधिकारी शामिल थे। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा ने की। लेकिन अभी ये लंबी दूर की गोटी है, क्योंकि इसमें देखना पड़ेगा कि विपक्ष के नेताओं का क्या रुख रहता है और उसमें अलग अलग समय राज्य सरकारों का जो असेंबली की जो वो है कार्यकाल, वो भी अलग अलग डिफ़र करता है, इसलिए बहुत सरकारें उसके लिए या पार्टियां उसके लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन देखना होगा। खैर, ये खबर है। इसके अलावा कोई खबर बच गई तो मैं बता दूं, मेरे ख्याल से मोटे तो हाँ, एक खबर मैं उसकी तारीफ़ करूंगा योगी सरकार की यहाँ पर, कि जिस ढंग से जो गैंगस्टर हैं यूपी में, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के बंगले जो अतिक्रमण किए थे, उसको जिस ढंग से ध्वस्त किया गया, मैं मानता हूँ अच्छी बात है। लेकिन हर तरह के इस तरह के जो गैंगस्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सच है कि गैंगस्टर्स ने अलग अलग राज्यों में अरबों की ज़मीनों को कब्जा कर रखा है। सिर्फ यूपी में नहीं है, बिहार में भी बहुत है। लेकिन जिस ढंग से 2 दिन से बुलडोजर चलने की तस्वीरें आ रही है, मैं तो तारीफ़ करूंगा। सिर्फ ये कि किसी मुख्तार और अतीक अहमद पर हो और कोई ब्रजेश सिंह या और कोई ऐसे गैंगस्टर हैं, मैं नाम नहीं अभी लेना चाहता हूँ, बहुत सारे गैंगस्टर होंगे, सबके खिलाफ एक तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। ये है निशाने पर मुख्तार का आर्थिक साम्राज्य, और ये लोग किस ढंग से 50 साल 60 साल 70 साल इस जो इस बिल्डिंग को तोड़ा गया, पता चला जो शत्रु संपत्ति होती है, जो लोग पाकिस्तान चले गए बंटवारे के बाद के वर्षों में भी गए, उनकी जायदाद को, उनकी ज़मीनों को कैसे कब्जा किया गया, हेरा फेरी की गई और वहाँ गलत तरीके से इमारतें खड़ी कर दी गई, उन इमारतों को बुलडोज किया गया। तो ये अच्छी चीज़ है और इस सिलसिला को जारी रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अरबों रुपए की ज़मीन जायदाद इन लोगों ने यूं ही अलग अलग शहरों में कब्जे किए। एक खबर है। उसके बाद बिहार चुनाव को लेकर आपको पता होगा कि साफ साफ कह दिया है, बिहार चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रवैया है कि चुनाव टाले नहीं जाने चाहिए, महामारी रोकने का आधार नहीं बन सकती। ये याचिका को खारिज किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और आपको पता होगा कि बिहार की कुछ पार्टियां, जिसमें आरजेडी खास तौर से है, अभी चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। लेकिन फिलहाल अब लगता है कि नवंबर में तयशुदा ढंग से नवंबर के आखिर तक नई सरकार बनेगी। कैसे बनेगी, उसके एसओपीज होंगे, उसके लिए गाइडलाइंस होंगे। उसी गाइडलाइंस का जिक्र किया है चुनाव आयोग ने और ये सलाह भी मांगी थी। अब इंतजार करिए कि चुनाव लगता है वक्त पर ही होगा। उसके बाद मेरे ख्याल से देश में एक दिन में 77,000 से ज़्यादा नए मरीज मिले। तो एक तरह से मरीजों के मिलने की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अगर 77,000 एक दिन में नए मरीज मिले तो ये समझ लीजिए कि अभी हम सब लोग, हम आप जो जहां हैं, सतर्क रहें, सचेत रहें। अभी खतरा कोरोना का बढ़ रहा है, ये विस्तार अभी लगातार होता जा रहा है। मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। दोस्तों, आप में से अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, अजीत अंजुम के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज है, आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नमस्कार।